हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील वर्मा आप सभी का शिवाजी एजुकेशन में तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों कि हमारे द्वारा तहलका सीरीज लाई गई है, जिसके अंतर्गत आप सभी को 10th हो या 12th हो या फिर पॉलिटेक्निक जैसे एग्ज़ाम हो, उसमें सभी बच्चों के लिए मॉडल पेपर अवेलेबल कराए जाएंगे। आप सभी के लिए मॉडल पेपर लाए जाएंगे और सिर्फ यूं ही नहीं मॉडल पेपर लाए जाएंगे, वो आप सभी के लिए जो बोर्ड परीक्षा होगी या फिर अर्धवार्षिक एग्जाम होंगे उसमें भी बच्चों कारगर सिद्ध होंगे। तो आप सभी का फर्ज है कि ये जो मॉडल पेपर हम लोगों के द्वारा कराए जाते हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें और जो उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी ध्यानपूर्वक समझें और नोट करें। ठीक है, तो आज मैंने मानचित्र की क्लास इसके पहले बच्चों ले रखी है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो जाएंगे प्लेलिस्ट में, आराम से उनको शिवाजी एजुकेशन पर मिल जाएगी। आज जैसा कि आप सभी को पता है बच्चा कि आज हम मॉडल पेपर जो है अर्धवार्षिक का पहली बार लेकर आ रहे हैं। तो इसमें हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न और मानचित्र संबंधी जो प्रश्न दिए जाते हैं वो भी सॉल्व करेंगे, और जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय यानी पूरा मॉडल पेपर हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आप सभी लोग बच्चों जिसकी पहली क्लास है या जिन बच्चों ने पहले से हमसे पढ़ रखा है वो सभी बच्चे जानते होंगे कि सर बताते हैं कि आप क्या करेंगे, मानचित्र जो मार्केट में मिलता है वो आप साथ में लेकर रखेंगे। जब हम मानचित्र बच्चों फिल कराएंगे तो आप उसको हमारे साथ साथ ही फिल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों समय बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, तो इसको ना बर्बाद करते हुए, ज़्यादा मोटिवेट ना करते हुए, क्योंकि आप सभी लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट हैं, है ना, अपनी परीक्षा को लेकर इतना ज़्यादा सोचवान है ना, तो आप क्या करेंगे, आराम से मॉडल पेपर करेंगे। तो बच्चों जैसा कि कुछ निर्देश दिए जाते हैं, है ना, जिसे हम सावधानियां कहें, निर्देश कहें, इंस्ट्रक्शन कहें, है ना, दिए जाते हैं, उनको हम एक बार ज़रूर पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया ये अर्धवार्षिक मॉडल पेपर है। इसमें इस तरह का कुछ मॉडल पेपर आपके कॉलेजों में देखने को मिल सकता है। समय की बात करेंगे तो समय बच्चों हमको मिलता है लगभग 3 घंटा 15 मिनट का, है ना। और पूर्णांक सभी को पता होता है कि पूर्णांक जो होता है बच्चों 70 अंक का मिल जाता है। और बात करेंगे बच्चों 15 मिनट हमको पढ़ने के लिए मॉडल पेपर मिलते हैं, और हमारा मॉडल पेपर 2 भागों में डिवाइड होता है, खंड आ और खंड बा। तो खंड आ में हम देखेंगे तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हो जाएंगे, और खंड बा में हम देखेंगे तो वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2 और मानचित्र संबंधी क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। ठीक है, जैसा कि इसके पीछे बच्चों दिखाया गया है, आप आराम से देख सकते हैं, है ना। बताया 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। खंड आ में 20 अंक बहुविकल्पी दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक का बच्चों लिखना आता है, जिसमें वर्णनात्मक 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि सभी जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें हम देखेंगे तो उनके अंक जो होंगे उसी के सामने निर्धारित किए जाते हैं, है ना। तो आओ बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो खंड आ में हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें बता रहा है कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ है जिस देश से हुआ है वह है। तो जिस देश से मतलब क्या है, जहां पर राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति हुई थी। तो आप सभी को पता है कि 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो कुछ बच्चों को पता होगा या उनको भी नहीं पता भी हो सकता है कि फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी कब हुई थी। तो बच्चों 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांस जो होता है ये यूरोप महाद्वीप में पड़ जाता है, वहीं पर यहाँ ये क्या हो जाती है, फ्रांसीसी क्रांति होती है। तो इसमें हम देखेंगे बच्चों कोई फ्रांस दिख रहा है, हाँ, इसमें क्या हो जाएगा, फ्रांस, जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब बस मेरा इतना है कि प्रश्न नंबर जो 1 है उसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएं, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो आप सभी को पता ही होगा कि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में आखिर करने क्या गए थे? तो कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसका बच्चों कुछ केस था, उसको सुलझाने के लिए वहाँ गए थे, है ना। बहुत समय तक वहाँ मतलब अपना निवास स्थान बनाया, उसके बाद कुछ समय बाद पुनः भारत में आ गए। जब वहाँ केस बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल सुलझा दिया, उसके बाद क्या हो जाते हैं, 9 जनवरी 1915 में भारत आ जाते हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि वर्ष 1915 में महात्मा गांधी भारत
आ जाएंगे। ठीक है, अगला, दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो दक्षिण अमेरिका के एल डोराडो इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि वहाँ बच्चों सोने के जो भंडार, एक प्रकार से कह सकते हैं भंडार पाए जाते हैं। क्योंकि जो एल डोराडो था, ये शहर जो था ये सोने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो इसीलिए किसके लिए प्रसिद्ध हो जाएगा? ये सोने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सोना मतलब गोल्ड, सोना मतलब स्लीपिंग नहीं, है ना, गोल्ड हो जाएगा। तो ये पर यहाँ पर गोल्ड के लिए फेमस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताया है, संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो संसाधनों का विकास आखिर किन चीज़ों पर निर्भर करता है? तो पहला हम देखेंगे, बताएं उनकी संभाव्यता पर। तो संभाव्यता मतलब यानी जो संसाधन होंगे वो कहीं ना कहीं उनकी संभावना होनी चाहिए कि किस स्थान पर कैसे संसाधन पाए जा सकते हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला भी बच्चों सही हो जाएगा, है ना, पहला भी सही हो जाएगा। और दूसरा देखेंगे उनकी प्रौद्योगिकी पर, यानी प्रौद्योगिकी या कारखाने भी इंपॉर्टेंट होने चाहिए। समझ गए? तो यानी पहला और दूसरा जब सही हो जाता है तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? खुद सही हो जाएगा। तो इसमें देखो दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी पर लिखा हुआ है, देखेंगे आप सभी, इसमें लिखा हुआ है ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बच्चों आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे और जो आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आप सभी के अर्धवार्षिक पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। समझ गए हमारी बात? अगला हम देखेंगे, बताया क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? तो संरक्षण की सीधी भागीदारी नहीं करता है। इसमें पहला हम देखेंगे संयुक्त वन प्रबंधन। तो ये बच्चों क्या करता है? साझेदारी बिल्कुल करता है। तो ये गलत हो जाएगा। बताया चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। इसमें कई सारे लोग थे, जिसमें जो नायक एक प्रकार से थे उस ग्रुप या उस दल के समूह के, जिनका नाम हो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा, है ना। 1970 भी कहीं दिखाई देता है, कहीं पर 73 भी होता है ना। तो इसको आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। तो ये अगर बात पूछता है किस राज्य की होगी तो उत्तराखंड में हो जाएगा। कौन नायक था? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, चंडी प्रसाद थे, है ना, गौरी, इस तरह के जो नाम थे ये बहुत सारे लोग इसमें थे, लेकिन नायक के रूप में निकल कर आते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन में मुख्यतः बात क्या थी कि लोग जो थे पेड़ों से लिपट गए थे, यानी पेड़ों को गले लगाया, इसी कारण इसका नाम पड़ गया चिपको आंदोलन। क्योंकि जो वहाँ के लोग थे उनका मुख्य जो व्यवसाय था वनों से ही चलता था, जैसे लकड़ी बीनना, फल फूल, जड़ी बूटियाँ, इस तरह का प्रयोग करते थे, जिसके कारण ये आंदोलन हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे बीज बचाओ आंदोलन। जो बीज यानी सीड जो होते हैं या बीज होते हैं उनके बचाओ आंदोलन के लिए, क्योंकि लोगों को लगता था कि जो बीज हैं ये धीरे धीरे क्या होते हैं हमारे पर्यावरण से या हमारी धरती से समाप्त होते जा रहे हैं, है ना। तो इनको बचाना, इनका संरक्षण करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। तो ये आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, बीज बचाओ आंदोलन। अगला बताया वन्य जीव पश विहार का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? पहला जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बताया द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों ने देखा होगा अर्थव्यवस्था का द्वितीय जो चैप्टर है, यानी दूसरा जो चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, उसमें आप सभी को पढ़ाया गया होगा। अभी अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो हमारे द्वारा बहुत ही जल्दी बच्चों वन शॉट आने वाली है ना। बहुत जल्दी ये इन सभी चैप्टरों को हम क्या करेंगे, बाई चैप्टर, एक एक चैप्टरों का बच्चों हम लोग वन शॉट कराएंगे। 10th वाले हों चाहे 12th वाले। 12th में आप चाहे साइंस से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे आर्ट से हो, हर तरह का बच्चा हमसे जुड़ना चाहिए, है ना। तो इसमें हम देखेंगे तो द्वितीय क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र को हम देखेंगे बच्चों विनिर्माण या निर्माण या औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत बच्चों जैसे पालन हो गए। पालन मतलब क्या हो गया? यानी मछली पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, बकरी पालन, जितने भी पालन होंगे सब क्या हो जाएंगे? इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। खनन भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, खनन की बात कर लेंगे, है ना, खनन भी आ जाएगा। तो सब कृषि वगैरह, वानिकी, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे। तो हमको देखना है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। तो बताया दूसरा है खनन क्षेत्र, तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। औद्योगिक क्षेत्र हम देखेंगे बच्चों किसके अंतर्गत आ जाएगा?
ये आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। तो औद्योगिक जो क्षेत्र होगा ये द्वितीयक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाएगा। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है क्योंकि उद्योगों में क्या किया जाता है, प्रकृति से हम लोग कच्चा माल लेते हैं और फिर अपने जीवन या अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, उन वस्तुओं को तोड़ फाड़ कर अपने लायक बना लेते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गेहूं से आटा बनाना या बिस्किट बनाना, तो ये सब किसके द्वारा हो जाता है? औद्योगिक क्षेत्रों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, कृषि क्षेत्र भी बच्चों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन हम 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताए, भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? आप सभी ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि भारत एक प्रकार से क्या है, जो गाँव का देश है। यानी भारत में हम देखेंगे तो गाँव बच्चों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। शहर, कस्बे, नगर अभी बहुत कम है, लेकिन गांव बहुत ज़्यादा है। तो गांव की मुख्यतः फसल कौन सी हो जाती है, यानी उनका मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है? कृषि हो जाती है। तो देखो इसमें कहीं पर कृषि दिखाई दे रही है, सेवाएं, ये अभी गलत हो जाएगा फिलहाल। और इसमें देखो दूसरे स्थान पे आप देखेंगे, दूसरा जो बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? कृषि आपको मिल जाएगा। तो भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कृषि हो जाएगा। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा कृषि। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। बताएं निम्न में से धात्विक खनिज है, तो धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा, है ना? धात्विक खनिज अगर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा? धात्विक खनिज में हम देखेंगे बच्चों जैसे तांबा हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, है ना? इस तरह के जो हमने धातुओं का नाम बताया है ये सब हो जाएंगे। तो इसमें बताया है निम्न में से धात्विक खनिज है, तो मैंने पहले ही बच्चों बता दिया है ना? कौन सा हो जाएगा? तांबा हो जाएगा। अभ्रक बताया, चूना पत्थर बताया, हीरा बताया। तो बच्चों ये धातु नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखेंगे तो निम्न में से राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। तो जो उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनको किस नेशनल हाईवे द्वारा जोड़ा जाता है? तो बताया है NH 44 हो जाएगा। इसमें ऑप्शन जो सी दिया गया है NH 31 है ना, 31, यानी नेशनल हाईवे 31 क्या करता है बच्चों? भारत के जो राज्य होते हैं ये छोटे छोटे से इधर वाले हम देख लेंगे एक बार। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य जानते हैं, जैसे बच्चों अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय होगा, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, ये सब कौन से राज्य हो जाते हैं? पूर्वोत्तर राज्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? तो बेल्जियम जो है यूरोप महाद्वीप की किस दिशा में स्थित है? यानी इसको आप बहुत बारीकी के साथ पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि क्या पूछ रहा है ना? तो बेल्जियम यूरोप के महाद्वीप के किस भाग में स्थित हो जाता है? तो हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? पश्चिमी यूरोप में हो जाएगा, है ना? किस में हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया है 11। बताया सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? तो बताया प्राचीन लोकतंत्र, मध्यकालीन लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र। तो आधुनिक लोकतंत्र में आप देख सकते हैं कि जो सत्ता का विभाजन है, यानी आप लोगों ने देखा होगा बच्चों संघवाद में, अगर आप सिविक्स का लेसन नंबर 2 देखेंगे, पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, तो संघवाद दिखाई देगा 10th का। तो उसमें आप देखेंगे सत्ता का ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज वितरण आप बहुत आसानी से भी पढ़ सकते हैं। या फिर आप देखेंगे जो सत्ता की साझेदारी लेसन नंबर 1 है, वहाँ पर भी आपको दिख सकता है बच्चों ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज। अच्छा, ऊर्ध्वाधर क्या होता है? यानी जब सत्ता क्या करती है, जैसे बच्चों प्रधानमंत्री, राज्य सरकार, फिर स्थानीय निकाय, ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे जब क्या होता है बच्चों, सत्ता मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी घटती जाती है या बढ़ती जाती है। जैसे सबसे पहले प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर स्थानीय निकाय के लोग जो आ जाते हैं ना, ग्राम पंचायतें या नगर पालिका। अगर हम देखेंगे बच्चों क्षैतिज वितरण में, तो कार्यपालिका या न्यायपालिका या विधायिका, सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? विधायिका आ जाएगी, विधायिका आ जाएगी। फिर कौन सी आ जाएगी? कार्यपालिका आ जाएगी। फिर इसके बाद क्या हो जाती है? न्यायपालिका आ जाती है। तो ये क्षैतिज वितरण हो जाता है। और हम देखेंगे जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है वो हो जाता है ऊर्ध्वाधर वितरण।
ठीक, अगला हम देखेंगे, बताया है कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी। तो कुस्तुनतुनिया की संधि जो हो जाती है 1832 ईस्वी में होती है। जब 1832 ईस्वी में होती है तो उसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक देश जो बनता है जिसे हम कहते हैं बच्चों यूनान, या फिर आप लोग ग्रीस भी कहते होंगे, है ना, यूनान कहें या फिर उसको ग्रीस भी कह सकते हैं, है ना। तो इसकी क्या होती जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा जो देश होगा ग्रीस, ये बनता दिखाई देगा। समझ गए हमारी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, तो अगला क्वेश्चन बताएं नारीवाद आंदोलन के प्रमुख मांगों का क्षेत्र था। यानी इनकी जो नारीवाद था आंदोलन, इनकी जो महिलाएं थी ये किन चीज़ों की मांग कर रही थी। तो हम देखेंगे, पता है शैक्षिक यानी शिक्षा के मामले में बच्चों ये आगे बढ़ना चाहती थी। करियर के उचित अवसर यानी जो उनको बच्चों समानता मिलनी चाहिए, यानी वो भी कुछ अपने पैरों पर करके खड़े हो सके, यानी अपने भविष्य को लेकर वो चिंतित थी, यानी अपने भविष्य को आगे तक बढ़ाना चाहते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। बताए समान अधिकार यानी समानता का अधिकार होना चाहिए, यानी हम तीनों अभी तक जो ऑप्शन पढ़े हैं ये तीनों सही हो जाएंगे। तो जब तीनों सही हो जाएंगे तो चौथा क्या हो जाएगा, खुद सही हो जाएगा, फिर उसमें किसी तरीके की मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है। तो भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर, है ना। हम देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सामाजिक ढांचा जो है बच्चों हम देखेंगे तो जाति व्यवस्था पर आधारित आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। तो ये अपेक्षा कौन करता है, ये भाई हम लोग करते हैं। और हम लोग कौन हैं, हम लोग भारत के नागरिक हैं। तो क्या इसमें नागरिक का ऑप्शन दिख रहा है ना। तो पहला ही आप देखेंगे तो बच्चों कौन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हम अपनी सरकार से, या आप नगर पालिका में रहते होंगे, अगर सिटी में रहते हो तो नगर पालिका, या फिर आप गाँव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत प्रधान वगैरह होता हो, तो आप लोग क्या अपेक्षाएं करते हैं कि जो न्यायपालिका है या जो सरकार है हमारे अनुरूप कार्य करेगी, यानी जैसा हम चाहते हैं वैसा लगभग काम करेगी, वो भी जो हम अच्छे काम चाहते हैं वो। अब कोई व्यक्ति ऐसा होगा गलत काम करना चाहता होगा तो क्या सरकार उसकी मान्यता मान्यता देगी, नहीं देगी। लेकिन अगर कोई बच्चे स्वच्छता को लेकर हुआ, शिक्षा को लेकर हुआ, है ना, साफ सफाई को लेकर हुआ, तो इन सब चीज़ों में सरकार जरूर क्या करेगी, सहायता करेगी। तो ये सब अपेक्षा कौन करता है, जो भारत के नागरिक होंगे। जैसे हम लोग, अभी आप लोग छोटे होंगे, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे, 12th या ग्रेजुएशन कर लेंगे तो 18 प्लस हो जाएंगे, तो आप भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा, जब आप मतदान करेंगे, है ना, 18 साल प्लस हो जाएंगे तो यानी आप मतदान करने के हकदार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या होगा, उसका क्या मतलब होता है, भारत बचाओ। यानी भारत बचाओ का मतलब क्या है, यानी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको बचाना है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, यानी जो सांस्कृतिक, जो लोग अपने देश से प्रेम करते हैं, हम लोगों का जो प्रेम होता है वो नहीं, लेकिन जो लोग देश से प्रेम करते हैं, है ना, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, है ना, और चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस तरह के व्यक्तियों को हम देखेंगे तो ये सभी कैसे प्रेम करते हैं बच्चों, अपनी मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति। लेकिन हम लोगों की तो बात ही ना की जाए, है ना। अगर बच्चों की बात करेंगे तो वो तो मातृभूमि के लिए समर्पित रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे इधर उधर भी समर्पित रहते हैं, है ना, समझ गए होंगे शायद। क्वेश्चन नंबर 17 हम देखेंगे, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। तो अगर विकास का हम महत्वपूर्ण घटक देखेंगे तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चे, औसत आय हो जाएगी, है ना। हम औसत आय से किसी देश का जो विकास होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों औसत आय पर निर्भर हो जाता है, वो भी एक घटक हो जाएगा। हालांकि प्रति व्यक्ति आय भी हो जाएगी, लेकिन अगर ये सब दिए होते एक साथ में तो चौथा ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, बताएं निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो अभी इसके पहले मैंने समझाया था, जब मैंने द्वितीय क्षेत्र को बताया था तभी मैंने बच्चों बताया था प्राथमिक क्षेत्र। तो इसमें बताया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बताया खनन,
तो खनन तो इसमें दिया है, इसके पहले हमने बताया था कि खनन भी किसके अंतर्गत आ जाएगा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अच्छा लिख ही लो। अब इसके अंतर्गत आ जाएगी बच्चों कृषि, ठीक है, कृषि आ जाएगी, पशुपालन आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा और वानिकी आ जाएगी, वानिकी आ जाएगी, निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आ जाएंगे बच्चों, ये आ जाएंगे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, है ना, ये आ जाएंगे द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, ये हो जाएंगे द्वितीयक, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। और बताएं सूचना, बैंकिंग, अगर सूचना और बैंकिंग की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये अगर सूचना और बैंकिंग की बात करेंगे तो बच्चों ये आ जाएंगे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे सूचना, बैंकिंग हो गई, अनुसंधान हो गए, रिसर्च हो गए, ये सब आ जाएंगे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है। अगला बताएं निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो ये तो बहुत ही सरल है। अब इसमें क्या होता है, इसको जो बच्चे कर लेते हैं उनके लिए बहुत ही सरल है, लेकिन जो नहीं कर पाता है उसके लिए बच्चों क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। कैसे? जैसे इसमें मिलान करना होता है। अगर आपको 2 आंसर मिल गए, यानी 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से अगर आपको किसी को 2 पता है तो पूरा आंसर पता हो जाएगा, लेकिन किसी बच्चे को मान लो एक ही पता है, अगर तुक्का लगा तो पता चल गया, लेकिन सरल होता है। देखो कैसे बताएं, 1919, अब इसको मिलान करना है, इधर वर्ष दिया गया है, इधर घटना दी गई है। तो 1919 में क्या हुआ था? 1919 में बच्चों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पड़ता है बच्चों? अमृतसर। अमृतसर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और पंजाब कहाँ पड़ेगा? भारत में पड़ेगा, ठीक है। तो ये मानचित्र से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें भी पूछ सकता है। बताएं 1924 में क्या हुआ था? तो 1924 में बच्चों सीताराम अल्लूरी राजू को क्या कर दिया गया था? फांसी चढ़ा दिया गया था। तो देखो इसमें लिखा है अल्लूरी सीताराम राजू को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। 1931 में देखेंगे तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाता है। 1930 में लिखेंगे तो नमक सत्याग्रह होता है, नमक आंदोलन हो जाता है। तो यानी क्रम से हम देखेंगे तो ये का कौन सा हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, बी का दूसरा सही हो जाएगा, और सी का तीसरा सही हो जाएगा, और डी का हम देखेंगे तो चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखो इसमें जैसे ए बी लिखा है, इसी के नीचे ऐसा ही क्रम चाहिए। तो पहले में क्या दिख रहा है? तो इसका पहला कैसा हो जाएगा बच्चों? सही हो जाएगा। वरना आप दूसरा मिलाएंगे, जैसे ए को चौथे से मिलाएं तो 1919 में नमक सत्याग्रह तो नहीं हुआ था। तो 1919 में क्या हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। तो उसी के सामने लिखा है। तो अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताए, श्रीलंका में तमिलों के उप समूह हैं। तो तमिलों के उप समूह क्या हो जाते हैं? अब जब सत्ता की साझेदारी हम लोग सिविक्स का पहला लेसन पढ़ते हैं तो उसमें हमको बच्चों श्रीलंका के बारे में पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेल्जियम के बारे में और उसके बाद पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका में आप सभी को मैंने बताया था कि श्रीलंका में 74% बच्चों क्या हो जाते हैं? सिंघली समुदाय के हो जाते हैं, और 18% कौन हो जाते हैं बच्चों? ये हो जाते हैं तमिल समुदाय के, और जो शेष बचे ये अन्य समुदाय के लोग हो जाते हैं। लेकिन जो तमिल समुदाय के लोग होंगे, तमिल समुदाय के जो लोग होंगे बच्चा, ये 2 वर्गों में बढ़ जाते हैं। जो कुछ भारतीय मूल के तमिल होंगे और कुछ श्रीलंकाई मूल के तमिल हो जाएंगे। तो भारतीय मूल के तमिल कौन थे? ये कितने 2 वर्गों में बढ़ जाएंगे। कौन कौन से? एक भारतीय मूल के तमिल, एक भारतीय मूल के तमिल हो जाएगा, और हो जाएंगे एक श्रीलंकाई तमिल। अब देखोगे ये एक समूह है, लेकिन इसको हम देखेंगे तो ये उप समूह हो गया और दूसरा ये उप समूह हो गया, है ना। तो भारतीय मूल के तमिल कौन थे? एक बार सुन लो। तो भारतीय मूल के जो तमिल थे बच्चों, जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था तो यहाँ से मजदूरों को पकड़ पकड़ के लेकर गए थे चाय या अन्य प्रकार की खेती कराने के लिए वहाँ। तो जब यहाँ से लोग गए वहीं रहने लगे, तो उनके जो आने वाली जनरेशन हुई, उनके जो बच्चे हुए, वही सब हो गए भारतीय मूल के तमिल। लेकिन कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे श्रीलंका में।
कुछ श्रीलंकाई मूल के तमिल भी थे, तो जो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था पहले से ही, वही क्या हो गए, श्रीलंकाई तमिल हो गए। ठीक है, तो दो प्रकार के हो जाएंगे। तो इसमें देखा है श्रीलंकाई तमिल, भारतीय तमिल, है ना। स्वतंत्र तमिल कोई होता ही नहीं है, तो इसको काट दो बिल्कुल। तो इसमें हम कूट देखेंगे, पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो एक बार बच्चे सभी बताएंगे कमेंट करके कि 20 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। अगर आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 95+ बच्चों सोशल साइंस में नंबर दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। या फिर आप 12th के हो, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे 9th से हो या 10th से हो, आप सभी को सिलेबस बच्चों पूरा हम करके देंगे। लेकिन आपका एक काम है, आपको पढ़ते रहना है और लगातार मेहनत करता रहना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ेंगे वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और आपका भी फर्ज बनता है कि अगर टीचर आपके लिए मेहनत करता है तो आप भी अपनी क्लास को बच्चों दूसरे बच्चों तक अवश्य या निश्चित रूप से पहुंचाएंगे, है ना। यानी आपका फर्ज बच्चों बस इतना है, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन फर्ज आपका इतना है कि आप अन्य बच्चों को भी ये क्लास फॉरवर्ड करेंगे, यानी शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्लास को बच्चों एक बार लाइक करेंगे और अपने अच्छे जो विचार होंगे वो कमेंट में ज़रूर जाहिर करेंगे। और जो भी आवश्यकता होगी कि सर हमको ये चैप्टर 1 शॉट में कराइए, वो ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट में हो, वो ज़रूर आपको ध्यान दिया जाएगा और आप सभी के लिए वो क्लासें लाई जाएंगी। ठीक है, तो आप सभी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि 20 में से आप लोगों ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, ज़रूर बताना है बच्चों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन। बताएं, वर्णात्मक क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों 80 शब्दों में लिखने होते हैं। तो 80 शब्द तो कोई टीचर गिनता है नहीं, लेकिन आपको लिखना होगा लगभग 1 पेज में पूरा। 1 पेज मतलब 1 पन्ना लगभग आपको लिखना होगा। 1 पेज मतलब इधर वाला जो सामने वाला दिखता है, इसमें आपको लिखना होगा 80 शब्दों में। पहला क्वेश्चन बताए, उदारवादियों की 1848 ईस्वी में क्रांति का क्या अर्थ लगाया गया, है ना। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, तो जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बताएं, 17वीं शताब्दी में यूरोप शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से क्या काम करवाने लगे थे। भारत भाषाई विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी। बच्चों ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बोर्ड में भी हो या किसी आप स्कूल में अर्धवार्षिक पेपर के लिए भी मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपका ये फर्ज है, आप बहुत अच्छे से करेंगे। भारत एक संघीय देश है, तो भारत एक संघीय देश है, इसके बारे में आपको पूरा बच्चों विस्तारपूर्वक बता देना है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और नोट करने के साथ ही साथ आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। संसाधन नियोजन की प्रक्रिया, ये भी सही हो जाएगा आप बच्चों आप सभी के लिए। नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि कई बार पूछा नहीं गया है, लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक किए हैं, ये सब जो क्वेश्चन है ये कई बार हमको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बताएं, वस्तु विनिमय प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली बच्चों पूछ सकता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, एक बार सुन ही लो फिर जाओ। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि यानी जैसे जो बच्चे गांव में होंगे या फिर शहर में होंगे, तो गांवों में सबसे ज़्यादा बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। जैसे हमको चावल की आवश्यकता है, तुमको गेहूं की आवश्यकता है, तो हम तुमको क्या करेंगे, गेहूं देंगे और तुम हमको चावल दोगे। हम तुम्हें चीनी देंगे, तुम हमको गुड़ दोगे। यानी आप हमको बिस्किट देंगे, हम तुमको नमकीन देंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती रहती है। जैसे आप अपने दोस्तों में भी करते होंगे, एक टॉफी आप दूसरे को देते होंगे और बिस्किट उससे लेते होंगे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब ये छोटे स्तर पर मैंने बताया है, लेकिन बृहद स्तर पर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का बच्चों आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जिन क्वेश्चनों को मैं इंपॉर्टेंट टिक करूंगा बच्चों, वो सभी क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित रूप से फंस सकते हैं। खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। भारत में बच्चों खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे आप गांव में देखते होंगे 2 व्यक्ति काम करना चाहते हैं, लेकिन घर में 5 लोग हैं, तो 5 लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो एक ऐसी बेरोजगारी हो जाएगी प्रच्छन्न बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या हो जाती है कि जो व्यक्ति निश्चित कीमत दर पर काम करना चाहता है, लेकिन तब भी वो सरकार या प्राइवेट जॉब उसको नहीं मिल पाता है, वो कैसी हो जाती है, खुली बेरोजगारी। जैसे भारत में आप देख सकते हैं कि भारत में बच्चों खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों तरह की बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। तो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी एक शब्दों में समाप्त कर देना है। यानी जब व्यक्ति काम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हो, तब भी उसको काम अगर नहीं मिल पाता है, खुली बेरोजगारी। 2 व्यक्तियों का काम है, 5 लोग उसमें काम कर रहे हैं, ये कैसी हो जाएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगी। ठीक है, अगला,
बताए वर्णात्मक क्वेश्चन बच्चों 150 क्वेश्चनों में लिखना होता है, लगभग आपको 2 पेज में लिखना होगा, है ना। 80 शब्दों में अगर पास लिखते हैं बिल्कुल अच्छा तो 1 पेज में, वरना 2 पेज में 80 शब्दों वाला। और अगर हम देखेंगे वर्णात्मक 2 जिसके क्वेश्चन होते हैं 6 नंबर में, यानी 6 अंक आपको प्राप्त होते हैं, है ना, वहाँ पे हम देखेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमको 2 पन्ने में लगभग लिखने होते हैं। तो पहले बताया यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा कीजिए, यानी आपको लिख देना है तुरंत फ्रांसीसी क्रांति, यानी फ्रांसीसी क्रांति के कारण लिख देंगे, वहीं पर तुमको यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय दिखाई देगा, है ना। जब राजा को वहाँ पे मार दिया जाता है, यानी उठा के गद्दी के नीचे पटक दिया जाता है, वहीं से स्टार्ट हो जाती है बच्चों राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा कि बास्तील के किलों को लोगों ने बिल्कुल थोड़ा तोड़ के अपने घरों में रख लिया था बाजार से खरीद कर। वहाँ के जो जेल में कैदी बंद थे उनको छुड़ा लिया गया, और वहाँ के जो जेलर था या जो सैनिक थे उनको भी मार दिया गया था, क्योंकि लोगों को मानना था कि ये लोग हम लोग अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये राजतंत्र का क्या हो जाएगा, प्रतीक हो जाएगा। तो प्रतीक को मानते हुए बास्तील के किलों को तोड़ दिया गया। लोग यही चाहते थे कि ये राजा का बच्चों राजतंत्र का बिल्कुल अभिव्यक्ति यानी प्रतीक चिन्ह है, इसको तोड़ देंगे तो राजतंत्र समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 1948 ईस्वी की उदारवादी क्रांति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। अगर बताए भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए, है ना। ये देखो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को बच्चों रोजगार चाहिए, यानी जितने भी लोग होंगे वो सब क्या करेंगे, एक प्रकार से रोजगार जो है ये सब अधिक रोजगार विकसित करने की आवश्यकता हो जाती है। खनिजों के संरक्षण और ऊर्जा के संरक्षण का वर्णन कीजिए, यानी खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। हम देखते हैं कि कोयला को बराबर बच्चों हम प्रयोग करते जाएंगे, पेट्रोलियम को लगातार प्रयोग करते जाएंगे, तो एक ऐसा समय आएगा कि ये सब नष्ट हो जाएगा। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं, यानी आपके भविष्य के बच्चे जो आने वाले हैं, ये उनके लिए क्या करना है बच्चों, हमको जल को सुरक्षित रखना है, पेट्रोलियम को सुरक्षित रखना है। और अगर आप उनके लिए संरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए यानी आप समझ रहे होंगे, सोना चांदी अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो बच्चों इन सब चीज़ों का प्रयोग बहुत कम करना होगा। अगर आप भी मोटरसाइकिल पे घुमाना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को, तो क्या करेंगे, पेट्रोल है या डीजल है, इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रयोग करना है। या फिर पानी है या जल है, अगर इसको हम सही रूप से प्रयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए दिक्कत करेगा। और अभी भी आप देखते होंगे जब शहर वगैरह जाते होंगे तो आपको पीने लायक पानी नहीं मिल पाता होगा, क्योंकि पानी को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है, बर्बाद किया है। तो हमको संरक्षण करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप इसी तरीके से कहानी में लिख सकते हैं। ठीक है। भारत में खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। लिखो बच्चा, है ना। ये खनिज तेल उत्पादन, असम पहुंच जाओगे, असम में डिगबोई क्षेत्र पड़ जाएगा, नाहरकटिया क्षेत्र पड़ जाएगा, तो असम के बारे में पढ़ेंगे कायदे से और बिल्कुल तरीके से लिखेंगे। ठीक है। तो ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई बच्चा ये ना मान ले कि सर जो इंपॉर्टेंट बता रहे यही पेपर में आएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये पेपर में ज़रूरी नहीं होता। लेकिन इस पेपर से आपको क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। 5 दिखाई दे सकते हैं, 10 दिखाई दे सकते हैं, 2 दिखाई दे सकते हैं, या 50% पेपर भी फंस सकता है। ये मैं पैटर्न करा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब कोई बच्चा ये मान ले कि सर हम यही पढ़ लें बस आ जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो इन चीज़ों को मान्यता नहीं देनी, गलत मान्यता बिल्कुल नहीं रखनी। अगला बताया, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में सुधार लाने के लिए किन्हीं 3 कदमों को सुझाइए, है ना। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसकी आवश्यकता क्या है। बच्चा ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, इसको मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बताएं, मानचित्र संबंधी प्रश्न। अब सभी बच्चे, जो बच्चे आज हमारी पहली बार क्लास देख रहे होंगे और जो पहले हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमसे पढ़ रहे होंगे, वो सभी जानते हैं, मैंने क्लास शुरुआत होने के पहले भी बताया था कि जो बच्चे नए जुड़ेंगे वो अगली क्लास में जब मॉडल पेपर मैं कराऊंगा तो आपको मानचित्र जो होता है मार्केट से मिलता है 1 या 2 रुपये का राजनीतिक मानचित्र, उसको बच्चों साथ में रखना है। और जब मैं
देखो अभी भारत का मानचित्र भी लेकर आया हूँ, तो जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप भी वहीं पर पेंसिल से पॉइंटों को सॉल्व करेंगे। समझ गए हमारी बात? तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ बताता रहूँ, तुम सिर्फ सुनते रहो, लोरी के जैसे आराम से सोते रहो और आप कुछ ना समझ पाओ, है ना। तो पहला क्वेश्चन बताया है, वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया। यानी पूर्ण स्वराज की जो मांग थी बच्चों, आप सभी को पता है कि 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में कहा गया था। तो आओ फिर बनाते हैं लाहौर। चलो फिर पाकिस्तान, है ना। अच्छा एक और बात है बच्चा, जब आप मानचित्र भरते हैं तो जब एक गोला करते हैं तो आपको छोटा गोला नहीं करना है। छोटा गोला करेंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन जब आप थोड़ा बड़ा गोला करेंगे तो कोई पॉइंट इधर होगा तो क्या होगा, कवर हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कौन होगा, लाहौर अधिवेशन, ये लाहौर में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन बताया है, वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1920 में हम देखेंगे तो पहली बार जो होता है ये होता है सितंबर में। तो सितंबर में अगर पहली बार पूछा है या फिर मान लो क्या पूछा है, बताया है कि वह स्थान जहां वर्ष 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बच्चों दो हुए थे 1920 में। एक हुआ था दिसंबर में जब हुआ था, दिसंबर 1920 में, ये हुआ था नागपुर महाराष्ट्र में। सितंबर 1920 में हुआ था कलकत्ता में। तो हम देख लेंगे एक बार। तो हमारे ख्याल से बच्चों आप दोनों मैं भराए दे रहा हूँ, जब भी आपसे पूछेगा आप कर लेना। तो अगर हम देखो बच्चों ये क्या है, पश्चिम बंगाल, तो यहीं पे क्या बन जाएगा, कलकत्ता पड़ जाएगा। तो कलकत्ता कब हो जाएगा, सितंबर 1920। सितंबर 1920 में क्या हो जाएगा, कलकत्ता में हो जाएगा। सितंबर 1920 में क्या होगा, कलकत्ता में हो जाएगा। अब हम देख लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर बच्चों फर्स्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। आपको इसी तरीके से बनना है। महाराष्ट्र में देखें तो नागपुर कुछ इधर इस तरीके से पड़ेगा, तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 ही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, ये होगा नागपुर। नागपुर 1920 दिसंबर, या दिसंबर 1920 कह सकते हैं। ठीक है, दिसंबर 1920 में हुआ था। लेकिन इसमें यह निश्चित नहीं किया कि सितंबर का पूछा है या दिसंबर का, तो मैंने दोनों भरा दिए। आप दोनों हिसाब से अपने भर लेना। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कभी कभार होता है, तो सही हमारे ख्याल से अगर देखेंगे हमारे हिसाब से तो सही बच्चों ये होगा कि जो प्राथमिकता उसी दी जाती है जो पहली बार होता है। तो पहली बार हुआ था सितंबर 1920 में, सितंबर के बाद ही दिसंबर आता है। तो पहले सितंबर का फिल करेंगे, उसके बाद दिसंबर करेंगे। ठीक है, मैंने दोनों करा दिए हैं। अगला बताया है, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सत्याग्रह कहाँ किया था, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ पड़ जाएगा, गुजरात में पड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद, ये हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आप इसी तरीके से भरते रहेंगे। अगला क्वेश्चन बताया है, दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा फेमस है आप उसी को कर लेंगे। तो दक्षिण भारत की गंगा कौन हो जाती है, गोदावरी। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी। और ये कहाँ से निकलती है बच्चा, ये निकलती है महाराष्ट्र से, गोदावरी, है ना। कौन सी हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी। अगला हम देखेंगे, अगला बताया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर कौन सी है, या राजधानी का नगर कौन सा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश ये हो जाएगा, यहाँ पे लखनऊ पड़ जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये हो जाएगा लखनऊ। ये लखनऊ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, भर लेंगे। ठीक है, ये मानचित्र आपका रहा। 5 नंबर आप इस तरीके से अगर भरेंगे तो आपको 5 में 5 अंक बहुत अच्छे से प्राप्त हो जाएंगे। अब हम देखेंगे भौगोलिक मानचित्र, ये भौगोलिक था। अब हम देखेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। बताएं, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही स्थान अंकन हेतु निर्धारित है। यानी देखो, अंकन इसके सामने होता है 1/2, फिर 1/2, यानी 0.5 + 0.5। अगर आप लोगों ने
स्थान सही चुना और नाम सही लिखा तो 1 अंक मिलेगा। स्थान का सही चुना, नाम गलत लिखा तो आधा अंक मिलेगा। अगर स्थान गलत चुना, नाम सही लिखा तो आधा अंक मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आधा अंक नहीं लेना है, आपको लेना है पूरा अंक। तो आप स्थान और नाम साथ साथ ही भरेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। बताया भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, अब देखो इसमें चिन्ह दिखाई दे रहा है, SSS लिखा है, तो कौन सा हो जाएगा, SSS के नाम से चिन्ह द्वारा किया गया है। आप सभी को पता होगा कि तारापुर जो है, जो तारापुर हम देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये परमाणु ऊर्जा केंद्र हो जाएगा। तारापुर कहाँ पड़ेगा, ये पड़ जाएगा महाराष्ट्र में, मान लेते हैं ये कहाँ पड़ जाएगा, पहला को आंसर हो जाएगा तारापुर महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, बताए इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र, आप सभी को तो पता होगा कि अगर उत्तर प्रदेश से आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर सबसे फेमस इलाका हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश का चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो आप लखीमपुर को दर्शाएंगे तो उत्तर प्रदेश में आप लखीमपुर कहीं भी दर्शा सकते हैं, है ना। बड़ा सा चिन्ह बनाओ, उसको क्या कर दो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया है सलाल बांध चिन्ह द्वारा राज्य के नाम सहित, तो सलाल बांध बच्चों चिनाब नदी पर स्थित है, कहाँ हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर कौन सा हो जाएगा, सलाल बांध। पूछा है राज्य, तो आपको लिखना है जम्मू एंड कश्मीर। नदी भी मैंने बता दी है, आप नोट कर लेंगे कि नदी कौन सी हो जाएगी, चिनाब नदी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताया है दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, तो दक्षिण भारत की नदी कौन सी हो जाएगी बच्चों, तो दक्षिण भारत की नदी मैंने बताया था कि दक्षिण भारत की नदी कौन सी हो सकती, जैसे पेरियार रख सकते हैं या ताप्ती रख सकते हैं, नदी निकल जाती है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा दिया है, चिन्ह देख लेते हैं एक बार। सर बताया दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा, तो नदी बच्चों हम देखेंगे तो नदी वही रख लेते हैं या फिर कोई दूसरी रख लेते हैं, ये क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। या पेरियार नदी ऐसे निकलती है केरल से, उसको भी आप कर सकते हैं, आसानी के साथ भर सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताया उत्तर प्रदेश का राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, एक मिनट बच्चा, ऐसा हुआ है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है कि हिस्ट्री का थोड़ा मानचित्र भरा गया, कुछ भूगोल का ले लिया गया है ना, क्वेश्चन के थोड़ा बहुत इधर उधर हुए, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से उनको सही से भर लेंगे। ठीक है, सही से क्या करेंगे, भर लेंगे। एक ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, एक ही क्वेश्चन था। बताए वह स्थान जहाँ हाँ नमक बनाया, ये भी एक बार देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे बच्चों कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 5वां क्वेश्चन। अगर हम इसमें से देखेंगे तो कौन सा होगा, बताए वह स्थान जहाँ किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किया, तो असहयोग आंदोलन जो स्थगित किया था, ये हुआ था, असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था चौरी चौरा कांड से। तो चौरी चौरा कांड कहाँ पड़ जाता था बच्चों, गोरखपुर में, है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, गोरखपुर में कौन सा कांड हुआ था, चौरी चौरा कांड। ठीक है, तो ये 5वां हो जाएगा। इसमें ऐसा हुआ था कि हिस्ट्री के क्वेश्चन कुछ लिए गए थे, गलती से भूगोल का क्वेश्चन इसमें आ गया था, तो अब ये हिस्ट्री के हो गए। जैसे आपको पता है लाहौर अधिवेशन, अहमदाबाद, है ना, और हम देखेंगे तो नागपुर हो जाएगा, सितंबर, कलकत्ता हो जाएगा, गोरखपुर हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, अगला हम देखेंगे और बताया वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो सर्वप्रथम नमक कहाँ बनाया गया था, तो आप सभी को पता होना चाहिए, डांडी जो पड़ता है बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ था, नमक सर्वप्रथम बनाया गया था। यानी स्थान का नाम पूछ रहा है तो आपको क्या दिखाना है, डांडी। डांडी कहाँ पड़ जाएगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। अब हम भूगोल से
क्वेश्चन लेंगे। तो मैंने बता ही दिया बच्चों, पहला भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS के द्वारा, तारापुर, और गन्ना उत्पादक लखीमपुर। सलाल बांध मैंने बताया है कि जम्मू कश्मीर में होगा। दक्षिण भारत की एक नदी, तो दक्षिण भारत की नदी को मैंने बताया था गोदावरी हो सकती है, इसको गोदावरी नाम रख लो, गोदावरी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताया है, अगला क्वेश्चन बताया उत्तर प्रदेश का राजधानी नगर कौन सा हो जाएगा बच्चों? राजधानी नगर जो होगा ये कौन सा हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा, है ना। इसी के पास में रख लेंगे लखनऊ, हालांकि हो जाएंगे आस ही पास बिल्कुल, लेकिन अब मानचित्र में हमको दिखाना है तो हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ये लखनऊ हो जाएगा, जो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। थोड़ा बहुत इसमें बच्चों डिस्टर्बेंस हुआ है, कारण था कि क्वेश्चन इधर उधर हो गए थे, स्लाइडें थोड़े बहुत इधर उधर हो गई थी। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप बच्चों समझ के पढ़ रहे होंगे तो आप भी समझ गए होंगे कि कौन से क्वेश्चन कहाँ के पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप इसी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको भी बच्चे नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, चाहे अर्धवार्षिक हो, चाहे त्रैमासिक हो, चाहे वार्षिक पेपर हो, चाहे आप बोर्ड में भी फेस करेंगे। तो हम लोगों ने आप सभी को मैंने बताया भी था इसके पहले ही कि तहलका सीरीज़ के अंतर्गत हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कराएंगे, चाहे हिंदी हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, चाहे इंग्लिश, चाहे मैथ, या फिर गृह विज्ञान या ड्राइंग जैसी भी सब्जेक्ट जो होंगी बच्चों, उनके लिए भी हम क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ये जो पेपर मॉडल पेपर था आप सभी ने बहुत अच्छे से किया होगा, समझा होगा। तो मिलेंगे एक अच्छी सी क्लास के साथ, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे उसी हिसाब से आपकी सभी के लिए क्लास लेकर आई जाएगी। ओके बच्चों, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।